नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ वहसी नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुना तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वहसी नॉवल का पार्ट 2। जानते हैं, कत्ल का उद्देश्य चोरी बताया जाता है। आप हमारे भतीजे को चोर हमने नहीं बताया। मीडिया उद्देश्य चोरी बताता है। मीडिया अपनी राय जाहिर करता है। मीडिया की राय से हमें इत्तेफाक हो ये जरूरी नहीं। आपकी राय क्या है? कत्ल के उद्देश्य की बाबत अभी हमने कोई निश्चित राय कायम नहीं की है। कीजिए, क्या प्रॉब्लम है? चतुर्वेदी ने उत्तर नहीं दिया। अखबारों में आपके मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट छपी है जो कहती है कि कत्ल बुधवार को दोपहर के करीब हुआ था। उस वक्त हमारा भतीजा और आपका सो कॉल्ड मर्डर सस्पेक्ट यहाँ से 250 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में था, जहाँ की ये लॉ कॉलेज का विद्यार्थी है। नहीं था, तब ये दिल्ली में था, और हम ये बात निर्विवाद रूप से स्थापित कर सकते हैं। एसएचओ ने वो बात ऐसे विश्वास के साथ कही कि बुजुर्गवार हड़बड़ा गए। कितनी देर वो अब तक एसएचओ को देखते रहे। उसे विचलित होता ना पाकर फिर वो निखिल की ओर घूमे और बोले, ये सच है? बुधवार तुम यहाँ थे? सर, मुकेश दबे स्वर में बोला। एसएचओ साहब की मौजूदगी में निखिल का इस सवाल का जवाब देना मुनासिब ना होगा। हमें इससे प्राइवेट मीटिंग का मौका मिलना चाहिए। वी हैव अ राइट टू कन्फर विद आवर क्लाइंट इन प्राइवेट, वुड बोले। मुझे मालूम है सर, एसएचओ साहब को भी ये बात मालूम होगी। अब देखना यह है कि क्या ये हमें ऐसा मौका देते हैं। यस, वृद्ध एसएचओ की तरफ घूमे। व्हाट डू यू से सर? चतुर्वेदी हिचकिचाया। आपका इनकार कायदे के खिलाफ होगा, वृद्ध चेतावनी भरे स्वर में बोला। ठीक है, चतुर्वेदी बोला। 10 मिनट देता हूं मैं आपको अपने क्लाइंट से मीटिंग के लिए। प्राइवेट मीटिंग के लिए? जी हाँ, प्राइवेट मीटिंग के लिए। 10 मिनट के लिए मैं और मेरा सब इंस्पेक्टर यहाँ से जा रहे हैं। उतना अरसा अपनी प्राइवेट मीटिंग के लिए मेरा ऑफिस आपके हवाले है। दोनों वहां से चले गए। उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। तत्काल मुकेश माथुर अपने स्थान से उठा और लपक कर फाइलिंग कैबिनेट के करीब पहुंचा। उसने वहां रखे टेप रिकॉर्डर के टेप को रिवर्स पर लगाया। उसके रिवर्स हो जाने के बाद उसको यूं फॉरवर्ड पर चलाया कि टेप पर जो कुछ भी रिकॉर्ड होता वो मिटता चला जाता। ये गलत है, वृद्ध दबे स्वर में बोले। आपके भतीजे की गिरफ्तारी भी तो गलत है, मुकेश धीरे से बोला। दिस इज टैंपरिंग विद द एविडेंस। ये सबूत नष्ट करने जैसा काम है। अगर निखिल बेगुनाह है तो ये रिकॉर्डिंग किस बात का सबूत है? किसी बात का नहीं। सो देयर यू आर। लेकिन फिर भी ये कि उन्हें कभी मालूम नहीं होगा कि टैप रिकॉर्डर के साथ कोई छेड़खानी की गई थी। वो यही समझेंगे कि इसमें कोई खराबी आ गई थी। अब टाइम जाया ना करो, लड़के से बात करो। मैं? और कौन? अच्छी बात है। मुकेश निखिल की तरफ घूमा। तुम कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो। पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत उपलब्ध जान पड़ता है। हमें नहीं मालूम वो सबूत क्या है। पूछने भर से उनका बताने का इरादा भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि जरूर वो लोग वो सबूत कोर्ट में पेश करना चाहते होंगे ताकि तुम्हारी रिमांड हासिल करने में उनको कोई दिक्कत पेश ना आए। हमारे पास तुम्हारे बचाव का यही जरिया है कि हम उनके सबूत को झुठला सकें, उनके इस दावे को झुठला सकें कि तुम कातिल हो। ऐसा करने के लिए निहायत जरूरी है कि हमें हकीकत की मुकम्मल वाकिफियत हो, और वो वाकिफियत हमें हासिल कराने का बेहतरीन जरिया तुम हो। लिहाजा सब कुछ बयान करो, फौरन बयान करो, बिना कोई बात छुपाए, बिना किसी लीपापोती के फौरन सब कुछ बयान करो। और ताकीद रहे, तुम्हारा झूठ बोलना तुम्हारे लिए ही घातक साबित होगा। समझ गए? हाँ, निखिल कठिन स्वर में बोला। शुरू करो। बुधवार 19 जनवरी को मंगला मैदान के कत्ल वाले दिन तुम दिल्ली आए थे? हाँ। वृद्ध ने सख्त हैरानी से निखिल की तरफ देखा। निखिल ने उनसे आंख न मिलाई। तुम दिल्ली आए? वृद्ध बोले, और बिना मेरे से मिले वापस लौट गए? टाइम नहीं था अंकल, निखिल खेदपूर्ण स्वर में बोला। मैं ओवरनाइट दिल्ली में नहीं रुक सकता था, क्योंकि अगले रोज कॉलेज में मेरी निहायत जरूरी क्लास थी। नेवर माइंड दैट नाउ,
मुकेश बड़े उतावले भाव से दखल अंदाज हुआ। कम टू द पॉइंट। दिल्ली आकर क्या किया तुमने? मक्तुला से मिले? हाँ। क्यों? वो चाहती थी। क्यों? वो पर्सनल बात है। फांसी पर झूल गए तो वो भी तुम्हारी पर्सनल बात होगी। वो खामोश रहा। टाइम जाया हो रहा है, अभी इंस्पेक्टर वापस आ धमकेगा। सर आप समझाइए। अकल से काम ले लड़के वृत्त कर स्वर में बोले। एक फैमिली मेंबर फांसी पर झूल जाए तो बाकी सारे फैमिली मेंबर्स के लिए डूब मरने का मुकाम होता है। जो बात हर किसी के वजूद पर कालिक पोतने वाली हो वो किसी एक जने की पर्सनल कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए खुदगर्जी छोड़ और जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दे। ये भी तुम्हारी खामख्याली है। मुकेश बोला कि मौजूदा हालात में तुम्हारी कोई बात पर्सनल है। तुम क्या समझते हो कि पुलिस अंधी है कि अभी अंधेरे में भटक रही है? उस पुलिस ऑफिसर का मिजाज बताता है कि वो सब जानता है, पर्सनल भी और पब्लिक भी। और जितना तुम समझते हो वो जानता है, उससे ज्यादा जानता है। ऐसा ना होता तो उसने तुम्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत ना की होती, चार्ज लगाकर कोर्ट में पेश करने का मंसूबा ना बनाया होता। तुम्हारी गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि पुलिस से कुछ नहीं छुपा हुआ। कुछ छुपा हुआ है तो छुपा नहीं रहने वाला है। पुलिस को रिमांड मिलने की देर है, फिर तुम्हारी ये खामख्याली भी दूर हो जाएगी कि किसी बात का पर्सनल बताकर तुम उसकी बाबत चुप रह सकते हो। पुलिस डंडे के जोर से सब कबूलवा लेगी, सब उगलवा लेगी। कहने का मतलब यह है कि जिस बात को या बातों को तुम पर्सनल बता रहे हो उसकी बाबत तुम सिर्फ सोमवार तक खामोश रह सकते हो। ये खामोशी तुम्हें भारी पड़ेगी। मौजूदा हालात में खामोश रहने जैसी अय्याशी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो मेरे ऊपर 3rd डिग्री आजमाएंगे? क्यों नहीं आजमाएंगे? तुम आसमान से उतरे हो। निखिल ने व्याकुल भाव से वृत्त की तरफ देखा। यह ठीक कह रहा है, वृत्त बोले। अकल से काम ले, जल्दी बोल। मक्तुला क्यों तेरे से मिलना चाहती थी? वो मेरे से निकिता की बाबत बात करना चाहती थी। क्या बात करना चाहती थी? ऐसी क्या बात थी जिसके लिए उसने तुझे खड़े पैर चंडीगढ़ से दिल्ली दौड़ाया? वो अंकल कहते नहीं बनता। स्टूपिड फूल, वक्त की नजाकत नहीं समझता, हाथों से निकले जाते वक्त की अहमियत नहीं समझता। शर्म आती है मुझे ऐसे बगलिंग इडियट को अपना भतीजा कहते। निकिता प्रेग्नेंट है। क्या? मिसेस मदान ने साफ मेरे को बोला। जिम्मेदार तुम्हें ठहराया? हाँ। तू है जिम्मेदार? हाँ। हाँ क्या? ठीक से बोल, है या नहीं? उसके किसी और से तो ऐसे ताल्लुकात नहीं थे। यानी कि है? हाँ। लड़के, ऐसी जहालत की मेरे को तेरे से उम्मीद नहीं थी। कितनी बार बोला था मैंने तेरे को कि तेरे सामने जो अहम तरीन मिशन था वो अपनी LLB की पढ़ाई मुकम्मल करना था। ऐसे मंसूबे आशिकी में वक्त जाया करने से परवान नहीं चढ़ते। क्योंकि ऐसी हिमाकत? खाली एक बार गलती हुई अंकल, हालत ही ऐसे बन गए थे कि मैं आपा खो बैठा था। वो भी आपा खो बैठी? उसने भी अकल ना की? अब क्या बोलूं अंकल, पंगा पड़ना होता है तो पड़ के रहता है, कोई अकल करे या ना करे। मंगला को पता कैसे चला? बेटी ने बताया? नहीं, निकिता को तो खुद मालूम नहीं था। उसकी तबीयत खराब थी। माँ ने कोई छोटी मोटी अलामत जानकर उसे फैमिली डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया तो पाया कि वो गर्भवती थी। उसने माँ को फोन कर दिया। फिर माँ ने तेरे को फोन कर दिया? हाँ। कब? मंगलवार को। बुधवार को मेरी कोई इंपॉर्टेंट क्लास नहीं थी, इसलिए बुधवार मैं दिल्ली चला आया। कब? ठीक से बता। मैं सुबह 8 बजे चंडीगढ़ से रवाना हुआ था और दोपहर के करीब आसिफ अली रोड पर मिसेज मदान के यहाँ पहुंच गया था। वो घर पर थी? हाँ, मेरा ही इंतजार कर रही थी। कितनी देर ठहरा? 20-25 मिनट, बड़ी हद आधा घंटा। कैसा मिजाज था उसका? भड़क रही थी? नहीं, भड़क नहीं रही थी, लेकिन विचलित थी। खफा नहीं थी, लेकिन अपसेट थी। बोली अभी उस बाबत उसने निकिता से बात नहीं की थी, क्योंकि पहले वो मेरा इरादा जानना चाहती थी। इरादा? क्या मतलब? शादी या गर्भपात? तुमने क्या जवाब दिया? फौरन तो कोई जवाब देते ना बना, क्योंकि मैं तो वो खबर सुनकर ही सन्नाटे में आ गया था। उसने यूं एकाएक वो बात कही कि मेरी तो बोलती बंद हो गई। फिर आपका ख्याल आया तो बिल्कुल ही दम निकल कर रह गया। जो हुआ उसके लिए मैं अपनी जिम्मेदारी भी बराबर महसूस कर रहा था।
लेकिन निकिता से उस मिस एडवेंचर में अपने इक्वल पार्टनर से बात किए बिना मैं कोई फैसला नहीं करना चाहता था। उससे क्या बात करते? यही कि वो बच्चा चाहती थी या अबॉर्शन? अबॉर्शन से इनकार करती तो शादी। और पढ़ाई से छुट्टी? पढ़ाई में पूरी लगन से जारी रखता। जरूर ही जारी रख पाता। 2 किश्तियों का सवार मझधार में गिरता है। मैं एक किश्ती की सवारी मुलतवी रख सकता था। पढ़ाई की, शादीशुदा जिंदगी की। कहना आसान है बेटा। तुम्हारे, मुकेश बोला, अपनी जिम्मेदारी महसूस करने की बाबत मंगला का क्या कहना था? वो मेरी सोच से संतुष्ट थी, लेकिन आश्वासन चाहती थी कि मैं निकिता को दिल से चाहता था। जो हुआ उसकी वजह से तुम्हें कोई डांट फटकार ना लगाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाई थी। कहा था कि दिल्ली वालों का खून ही ऐसा गर्म था कि जो ना हो जाए वो थोड़ा। फिर कहा कि अच्छा होता कि हम लोगों ने सब्र से काम लिया होता, लेकिन जो बीत चुकी थी उसका रोना भी तो बोली कि बेकार था। फिर मैं वहां से चला आया, माँ को यह आश्वासन देकर कि अगर बेटी गर्भपात के लिए तैयार नहीं होगी तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। हाँ। कब रुखसत हुए वहां से? 12:30 के करीब। तब वो सही सलामत थी? एकदम। मेरे को स्माइल के साथ रुखसत किया था, गले तक लगाया था। तुम्हारे पीछे उसके साथ जो भी थी, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं, कतई कुछ नहीं। मुझे तो टीवी देखकर ही पता लगा था कि पीछे उसके साथ क्या बीती थी। वो तुम्हें बाहर दरवाजे तक छोड़ने आई थी या तुम भीतर से ही रुखसत हो गए थे? भीतर से ही रुखसत हो गया था। इमारत मेरी देखी भाली थी, मुझे बाहर का रास्ता दिखाया जाने की जरूरत नहीं थी। बाहरले दरवाजे पर स्प्रिंग लॉक था क्या? वैसा ताला था जो दरवाजे के चौखट से टकराते ही अपने आप लग जाता है। अच्छा वो? हाँ, वैसा ही ताला था। ताला लगा था। लगने पर जो क्लिक की आवाज होती है वो तुमने सुनी थी? सुनी तो थी। किसी ने तुम्हें वहां से रुखसत होते देखा था? इमारतों के सामने लंबे गलियारे में आवाजाही तो थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि किसी ने मेरी तरफ तवज्जो दी होगी। वापिस चंडीगढ़ कब पहुंचे थे? 4:30 बजे के करीब। लिहाजा एक तरफा सफर में 4 घंटे लगते हैं। ट्रैफिक ज्यादा हो या रास्ते में कहीं एक्सीडेंट की वजह से, जो कि उस हाईवे में आम बात है, कहीं जाम लगा हो तो ज्यादा भी लग जाते हैं। लेकिन बुधवार ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए आने में भी और जाने में भी मुझे 4-4 घंटे से ज्यादा नहीं लगे थे। मुकेश ने एक बार वृत्त की तरफ देखा, अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली और फिर बोला, और 2 मिनट में थानेदार यहाँ वापस होगा। हमारी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो उम्मीद कर रहा होगा कि हमने तुम्हें चुप रहने की हिदायत दी होगी। इस बाबत हमने उसे सरप्राइज देना है। मैं उसको बोलूंगा कि तुम उसके सवालों के जवाब देने को तैयार हो, लेकिन जिद करूंगा कि पूछताछ हमारी मौजूदगी में हो। उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले तुमने मेरी तरफ देखना है। अगर तुम मुझे अपनी कनपट्टी को छूता पाओ तो उसके सवाल का जवाब नहीं देना है, वरना जो हकीकत है उसे बयान करना है। वकालत की पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए तुम्हें बिल्कुल ही पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम अपना जजमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश न करना, क्योंकि जैसा तजुर्बा उन्हें सवाल करने का है वैसा तुम्हें जवाब देने का नहीं है। समझ गए? हाँ। टू दी पॉइंट जवाब देना, आजू बाजू नहीं बोलना और अपनी तरफ से कतई कुछ नहीं बोलना। तुम्हारी जिम्मेदारी उनके सवालों का जवाब देने की है, उनकी नॉलेज बढ़ाने की नहीं। आई अंडरस्टैंड। क्यों ना ये खामोशी रहे, वृद्ध बोले। फौजदारी का केस है सर, कभी तो बोलना पड़ेगा। खामोशी उनके शक में इजाफा करेगी। मौन तो स्वीकृति का लक्षण माना जाता है। ओह, फिर तकरीबन बातें तो वो लोग अपनी तफ्तीश में वैसे ही जान चुके होंगे। उनकी बाबत सवाल तो वो तस्दीक के लिए पूछेंगे या ये जानने के लिए पूछेंगे कि कौन सा जवाब उनकी जानकारी से डिफर करता था। ओह, दूसरे पुलिस के सवालात हमें सुनने को मिलेंगे तो हमें भी फायदा पहुंचेगा। क्या पता उन सवालों में ही हमें कोई कारगर क्लू हासिल हो जाए। मे बी यू आर राइट। थानाध्यक्ष चतुर्वेदी थाने के परिसर में ही मौजूद अपने एसीपी के ऑफिस में बैठा था, जबकि आर के अदलखा ने वहां कदम रखा। अदलखा पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। दोनों में अभिवादनों का आदान प्रदान हुआ। एसीपी साहब आ गए? अदलखा ने पूछा। हेडक्वार्टर गए, चतुर्वेदी बोला। जॉइंट कमिश्नर से मीटिंग है, देर तक चलेगी। तुम यहां क्या कर रहे हो? छुप के बैठा हुआ हूं। क्या? राहत पाने के लिए।
थानेदारी से हल्कान हूं। ओह, तुम्हारा मंगला मदान मर्डर केस कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। मुलजिम गिरफ्तार है। कोर्ट में जुर्म साबित कर दिखने लायक कुछ है हमारे पास? बहुत कुछ है। तफ्तीश मुकम्मल होने तक और हो जाएगा। तुम्हारा मुलजिम जिस सातिर वकील का भतीजा बताया जाता है उसे मैं जाती तौर पर जानता हूं। चतुर्वेदी, वो चुप नहीं बैठने वाला। वो हमारे केस की धज्जियां उड़ाने की हर चंद कोशिश करेगा। कोशिश ही तो करेगा, कर ही रहा है, लेकिन हर कोशिश कामयाब नहीं होती। नेक ख्वाहिशात से ही नेक काम नहीं होने लग जाते। तुमने कहा कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है? भतीजे की क्लास ले रहा है। कहाँ? यहीं? हाँ, मेरे ऑफिस में। साथ में एक वकील और है जो मुंबई से बुलाया बताता है। कोई बूढ़ा खुसट, सारी जिंदगी खूनियों को डिफेंड करने में गुजार चुका क्रिमिनल लॉयर। नौजवान लड़का है, सूरत से ना तजुर्बेकार लगता है, लेकिन होगा तो नहीं, वरना बाहर से क्यों मंगाया जाता। नाम क्या है? मुकेश माथुर। नाम कभी सुना तो नहीं। कहां से सुनोगे? बोला ना, नौजवान लड़का है। लगता है तुम एसीपी से मुलाकात के तमन्ना यहां नहीं बैठे हो। वकील साहबान को मुलजिम को लीगल एडवाइस देने का मौका देने के लिए यहां बैठे हो। यही बात है। ऐसी मेहरबानी की वजह? समझ लो बड़े वकील का रौब खाया। क्या कहने, ये रौब कब तक जारी रहेगा? अभी तक। चतुर्वेदी एकाएक उठ खड़ा हुआ। मैंने उन्हें 10 मिनट का टाइम दिया था। 10 मिनट हो गए। मैं चलता हूं। कहाँ चलते हो? अपने ऑफिस में, जहां वो लोग मौजूद हैं। हाँ, बोला तो। मैं भी चलता हूं। चतुर्वेदी की भवें उठी। सरकार की तरफ से केस सरकारी वकील ने लड़ना होता है, जो कि मैं हूं। अभी अपने विपक्षी वकील साहबान का मिजाज भांपने का मुझे मौका मिल रहा है, तो मौके का फायदा उठाने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। आओ। दोनों एसओ के ऑफिस में पहुंचे। नमस्ते आनंद साहब। वहां सरकारी वकील खीसे निपोरता बोला। मैं आपका खादिम अदलका। ओह, हेलो, वृद्ध भावहीन स्वर में बोला। हाउ आर यू मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर? फाइन सर। बड़े मौके पर आए? मौका ताक कर नहीं आया जनाब, इत्तेफाक से आया। आई सी। अदलका ने एक अर्थपूर्ण निगाह मुकेश पर डाली और वापस वृद्ध की ओर देखा। मुकेश माथुर, वृद्ध बोला, हमारे मुंबई ऑफिस से है। आई सी। मुकेश, ये राजकिरण अदलका साहब हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दोनों में फासले से हेलो हेलो हुई। काबिल वकील जान पड़ते हैं मिस्टर मुकेश माथुर। फिर अदलका बोला, तुम्हारे जितने नहीं। वृद्ध सुस्त स्वर में बोला, तुम्हारी तो परछाई भी नहीं। अजीब, मैं काहे का काबिल? काबिल होता तो सरकारी वकील होता। आपकी तरह एक्सक्लूसिव स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस जमाए बड़ा वकील ना होता। वृद्ध खामोश रहे। मुझे अभी एसएचओ साहब से पता चला कि मुलजिम आपका सगा भतीजा है तो सही। अभी क्या राय दी आपने इसे? मेरी जगह तुम होते तो क्या राय देते? मैं तो यही राय देता कि ये चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर ले। ये गुनाह कबूल करने वाले मुलजिम के साथ कोर्ट रियायत बरतता है, और सरकारी वकील का भी फर्ज बनता है कि वो ऐसे मुलजिम के लिए रहम की और कम से कम सजा की सिफारिश करे। तो तुम्हारी माकूल राय यह है कि इसे कोर्ट और पुलिस और सरकारी वकील की सहूलियत के लिए वो गुनाह कबूल कर लेना चाहिए जो इसने नहीं किया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऐसा नहीं कहता जनाब, ऐसा नहीं समझता। मैंने गलत कहा चतुर्वेदी साहब? नहीं, चतुर्वेदी बोला। पुलिस का क्या है? वृद्ध बोले, पुलिस जिसे थाम ले वो ही मुजरिम। ऐसे ही पुलिस नहीं थाम लेती किसी को वकील साहब। जो मुजरिम होता है उसी को थामती है। अपना अपना ख्याल है। अगर, मुकेश बोला, आपके पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत है, आप सच में निर्विवाद रूप से यह साबित कर सकते हैं कि बुधवार ये दिल्ली में था, तो वो सबूत आप पेश क्यों नहीं करते? कोर्ट में करेंगे। यहां क्या हर्ज है? यहां जिक्र करने से क्या आपका ठोस सबूत पिलपिला हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आपको किस बात का डर है? किसी बात का नहीं, लेकिन जानकारी का ट्रैफिक दो तरफा होना चाहिए। आप कुछ सुनना चाहते हैं तो कोई रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करके दिखाइए। सुनने से पहले हमें कुछ सुनवाइए। क्या? इसका बयान अपनी कंसीडर्ड लीगल ओपिनियन के तहत इसे बोलिए कि ये अपना सीधा सच्चा अनफैब्रिकेटेड अनवार्निश्ड बयान दे। इसे कोई ऐतराज नहीं। चतुर्वेदी के चेहरे पर विस्मय के भाव आए। आप सवाल कीजिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये आपके हर सवाल का सच्चा जवाब देगा। He will speak truth, the whole truth
एंड नथिंग बट ट्रुथ। नाउ शूट। चतुर्वेदी ने सवालात का सिलसिला शुरू किया, जिसके दौरान सिर्फ 2 बार मुकेश को अपनी कनपट्टी को छूना पड़ा। निखिल ने निकिता के गर्भवती होने से ताल्लुकात रखती वही कहानी दोहरा दी जो कि उसने मुलाकात के 10 मिनट के मोहलत के वक्फे में पहले सुनाई थी। विरुद्ध उस सिलसिले से संतुष्ट जान नहीं पड़ते थे, लेकिन उस दौरान वो बिल्कुल खामोश रहे। आखिरकार सवाल जवाब का वो सिलसिला बंद हुआ। पुलिस की जानकारी में इस इजाफे के साथ कि उनका मुल्जिम अपनी जुबानी कबूल करता था कि बुधवार वो न सिर्फ दिल्ली में था, कत्ल के वक्त के आसपास मौका वारदात पर भी था। अब जरा, मुकेश बोला, रेसिप्रोकेशन का जलवा दिखाइए। सुनिए, चतुर्वेदी बोला, गौर से सुनिए। इसने अपनी जुबानी ये कबूल करके कि बुधवार ये दिल्ली में था और दोपहर को मकतूला से उसके फ्लैट में मिला था, कोई बड़ा तीर नहीं मारा। ये बात हम इसके बयान के बिना भी बाखूबी साबित कर दिखाने की स्थिति में हैं। दिस इज अ टॉल क्लेम। आप बात सुनना चाहते हैं तो खामोश रहिए, खामोश रहिए, क्योंकि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। सॉरी। ये कहता है कि ये मकतूला को पीछे सही सलामत छोड़कर उसके फ्लैट से रुखसत हुआ था। साथ में ये भी कहता है कि उस वक्त वो अच्छे मूड में थी और उसने इसे बाकायदा गले लगाकर रुखसत किया था। वकील साहबान, हमारा कहना यह है कि हमारे पास एक बड़ा मजबूत गवाह है जो कसमिया ये बयान देता है कि असल में उस वक्त मकतूला मंगला मदान इस बात से बेहद भड़की हुई थी कि इस शख्स ने उसकी कुंवारी लड़की को हमला कर दिया था। इतनी भड़की हुई थी कि उसका बस चलता तो इसका खून पी जाती। कौन है वो गवाह? गवाह कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे आनंद साहब नावाकिफ हो। कौन? वृद्ध ने सशंक भाव से पूछा। निर्मल मेहरा, आपका भूतपूर्व दामाद, आपकी इकलौती बेटी मीता का तलाकशुदा खाविंद। ओह, अब आप ये कहें कि आपसे खुंदक निकालने के लिए, भतीजे के जरिए आपको चोट पहुंचाने के लिए वो ऐसा बयान दे रहा है तो आपकी मर्जी। वृद्ध खामोश रहे। निर्मल मेहरा के जिक्र भर से उनके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी और चतुर्वेदी ने जैसे तपते लोहे पर चोट की। इस सिलसिले में वो हमारा इकलौता गवाह भी नहीं, अभी और भी, वृद्ध के मुंह से निकला। बिलाशक आप मकतूला के किराएदार बसंत मीरानी को भूल रहे हैं, जो कि मौका वारदात से 1 मंजिल ऊपर रहता है और जो पहला शख्स था जिसने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को वारदात की खबर दी थी। चोर चोर मौसेरे भाई, वृद्ध के मुंह से निकला। मुझे मालूम है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। सब जानते हैं कि बसंत मीरानी गे है। खुद उसने इस बात को कभी नहीं छुपाया। सोसाइटी के एक खास दायरे में यह खुसर पुसर तक काम होती है कि निर्मल मेहरा में और बसंत मीरानी में समलैंगिक संबंध है, लेकिन इन बातों से बतौर गवाह उन दोनों की हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। बसंत मीरानी को अदालत में आप सिर्फ इसलिए झूठा करार नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो अपने मुंह से कबूल करता है कि वो गे है, होमोसेक्सुअल है, ना ही आप। लेट्स गो, एकाएक वृद्ध बोले और फिर उन शब्दों की मुकेश पर कोई प्रतिक्रिया होने से पहले बाहर को चल दिए। श्याम बिहारी आनंद का आवास उसी इमारत के टॉप फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट में था, जिसकी पहली मंजिल पर आनंद आचार्य एंड प्रधान का ऑफिस था। इसलिए और कोई पार्टनर आए ना आए, वो साल के 365 दिन ऑफिस में पाए जाते थे और उन्हीं की वजह से एक चपरासी और एक स्टेनोग्राफर छुट्टी वाले दिन भी, जैसे कि उस रोज रविवार के दिन, ऑफिस की हाजिरी भरते थे। रविवार सुबह 11 बजे वो अपने ऑफिस में मौजूद थे, जबकि उनके पार्टनर राजीव आचार्य ने भीतर कदम रखा। राजीव आचार्य छररे बदन और चाक चौबंद तंदुरुस्ती वाला और उम्र में कोई 45 साल का व्यक्ति था, जो कि उसकी संजीदा सूरत से वकील की जगह कोई लेखक या कलाकार लगता था। उस घड़ी उसका संजीदा चेहरा और भी संजीदा था और आंखों में उदासी की झलक थी। उसकी चाल में उस फुर्ती का सर्वदा अभाव था जो कि हमेशा पाई जाती थी। बड़े झोलझाल अंदाज से चलता वो आकर एक विजिटर चेयर्स पर ढेर हुआ और फिर उसने यूं अपने सीनियर पार्टनर का अभिवादन किया जैसे पहले वो औपचारिकता निभाना भूल गया था। वृद्ध ने अवाक उसकी तरफ देखा। कहाँ थे 3 दिन से? फिर वो बोले। राजीव ने उत्तर न दिया। उसने तनिक बेचैनी से पहलू बदला। ये क्या हाल बना रखा है? 3 दिन बाद ऑफिस में कदम रखा और वो भी ऐसी उजड़ी सूरत के साथ। वो क्या है कि? मुझे मालूम है वो क्या है। मुझे मालूम है मंगला के लिए तुम्हारे मन में क्या था। मुझे उसकी मौत का अफसोस है। मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन जो चला गया, अफसोस और हमदर्दियां उसे वापस नहीं ला सकती। तुम कोई बच्चे नहीं हो, मेरे से बेहतर समझते हो इन बातों को। काबू में करो अपने आप को। मैं उससे शादी करने वाला था। मुझे अफसोस है, सख्त अफसोस है।
लेकिन होने ने तो होना ही होता है। भगवान की मर्जी पर कहीं किसी का जोर चलता है? इंसान की मर्जी पर तो चलता है। वो गुस्से से बोला। क्यों किसी ने भगवान बनने की कोशिश की और भगवान का काम खुद कर डाला? मैं समझ रहा हूं तुम्हारा इशारा किस तरफ है, लेकिन तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। मेरा भतीजा बेगुनाह है, यानी कि खामखा गिरफ्तार है। खामखा ही गिरफ्तार है। पुलिस उसे बेगुनाह फंसा रही है और गढ़कर उसके खिलाफ केस तैयार करने में लगी हुई है। आप तो ऐसा कहेंगे ही। कहूंगा, क्योंकि यह हकीकत है। हकीकत को तुम्हें भी कबूल करना चाहिए। आज उसकी गिरफ्तारी का तीसरा दिन है। अभी तक पेपर में या टीवी में उसके खिलाफ पुलिस का कोई वर्जन आया है? राजीव ने इंकार में गर्दन हिलाई। क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं है। जो कुछ टूटा फूटा निखिल के खिलाफ उनके पास है, अभी वो उसकी मरम्मत में लगे होंगे। और जब उन्हें लगेगा कि मुनासिब मरम्मत हो गई थी, खंडर अपनी बुनियाद पर खड़े रहने के काबिल हो गया था, तो वो मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी गढ़कर सजा सवार कर तैयार की गई कहानी पेश करेंगे। वो गिरफ्तार क्यों है? बदकिस्मती से इस इत्तेफाक के तहत कि मंगला के यहाँ उसकी और उसके कातिल की तकरीबन एक ही वक्त में आमद हुई। पुलिस को मंगला की बेटी निकिता से निखिल के ताल्लुकात की अब खबर है। लड़के की नालायकी से निकिता हामिला हो गई थी। उसी सिलसिले में वो मंगला से बात करने पहुंचा था। बातचीत के बाद उसके जाते ही कातिल पहुंच गया और वो कारनामा कर दिया। कातिल कौन? मालूम पड़ेगा, जरूर मालूम पड़ेगा। दागदार दामन छुपाए नहीं छुपता। आस्तीन का लहू मुंह से बोलता है। खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। इसलिए देर सवेर असली कातिल जरूर गिरफ्तार होगा। निखिल नौजवान है, तब तक की असुविधा को वो झेल लेगा। मुंबई से कौन आया है? बड़े आनंद साहब का भेजा एक नौजवान वकील है, जो मर्डर केसेस को हल करने में माहिर बताया गया है। हालांकि वो ऐसा नहीं मानता। मॉडेस्टी दिखा रहा होगा। हो सकता है। मुकेश माथुर नाम है। शक्ल से तो ज़हीन लगता है। आगे उसकी कारगुजारी अपने मुंह से बोलेगी। अभी कहाँ है? अपने काम में ही लगा है। पुलिस तो कुछ पल्ले डाल नहीं रही, इसलिए सरकारी वकील आर के अदलका से कोई डायलॉग बनाने की कोशिश में लगा है। आता ही होगा। मैं देख रहा हूं कि मंगला की मौत को तुम अपनी जाति ट्रेजेडी मान रहे हो और उस सिलसिले में निखिल के लिए तुम्हारी सोच कंडीशनड होती जा रही है। मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे ख्याल तुम अपने मन से निकाल दो। लड़के में कुछ खामियां हैं, लेकिन वो वैसी ही हैं जैसे कि आज के हर नौजवान में होती हैं। छोटा मोटा ऐब, छोटी मोटी गैर जिम्मेदारी आज के नौजवान का लाइफस्टाइल बन गई है। लेकिन कत्ल, रेप, सेक्सुअल मोलेस्टेशन, लूटमार, ये सब भी निखिल कर सकता है। मैं हरगिज कबूल नहीं कर सकता। असल में क्या हुआ उसकी डिटेल की बाबत पुलिस अभी खामोश है, लेकिन जितना वो कबूल करती है, जितना सामने आया है, उससे ये काम किसी वहशी का जान पड़ता है। किसी ऐसे शख्स का लगता है जो कि जहनी तौर पर बीमार है। क्या कहते हैं ऐसे शख्स को? साइकोपैथ। एग्जैक्टली। अब बोलो, तुम्हें निखिल साइकोपैथ लगता है? नहीं। अपना दिमागी तवाजन खो चुका कोई नौजवान लॉ की पढ़ाई कर सकता है? नहीं, कामयाबी से नहीं। वो साफ किसी चोर का कारनामा जान पड़ता है, जो चोरी की नीयत से घर में घुसा और मंगला को अकेली पाकर उस पर झपट पड़ा। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ हो सकता। निखिल खामखा फंसा हुआ है और अपने मौजूदा हालात में हम सबकी मदद का तलबगार है। हम सबकी बोला मैंने। तुम अपने आप को संभालोगे नहीं, डिप्रेशन के अपने मौजूदा मूड से उभरोगे नहीं, तो कैसे लड़के की कोई मदद करोगे? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? आप जानते हैं कि कानून के कारोबार में मेरी स्पेशलिटी का फील्ड कोई और ही है। जानता हूँ, फिर भी तुम बहुत मदद कर सकते हो। कैसे? मुकेश माथुर से अटैच्ड रहो। जो वो करता है उसे मॉनिटर करो और अपना सुपीरियर जजमेंट इस्तेमाल करके कोई फैसला करो कि वो सही राह पर है या नहीं। उसकी कोशिशों से हमारे पल्ले कुछ पड़ेगा या नहीं। ओके? राजीव ने तनिक हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। लेकिन पहले एक वादा करो। राजीव की भवें उठी। तुम अपने आप को संभालोगे, ये उजड़ी आशिकी का नकाब ओढ़े मुझे दोबारा नहीं दिखाई दोगे और निखिल के लिए मन में कोई विद्वेष, कोई बैर भाव नहीं पनपने दोगे। उसने सहमति में सिर हिलाया। तभी मुकेश माथुर ने वहां कदम रखा। उसने सरकारी वकील से अपनी प्राइवेट मुलाकात की रिपोर्ट पेश की। इसमें तो खास कुछ नहीं, वृद्ध बोले, सिवाय इसके कि मेरा भूतपूर्व दामाद निर्मल मेहरा प्रेत की तरफ फिर सिर उठा रहा है और मेरी जिंदगी में दखल अंदाज होने की धमकी दे रहा है। सर, ऐसी कोई राय आप अभी कैसे कायम कर सकते हैं? मुकेश बोला।
अभी हमें नहीं मालूम कि उसका बयान क्या होगा और वो केस के किस पहलू की बाबत होगा। मैंने सरकारी वकील से इस बाबत कोई जानकारी निकलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस कि कामयाब ना हो सका। उसका बयान जो भी होगा अप्रत्यक्ष में मेरे ऊपर वार होगा, बदला निकालेगा कमीना, ज्यादा से ज्यादा डैमेजिंग बयान देगा। अदलखा भी मुलजिम के साथ किसी रियायत के मूड में नहीं है। वो केस को पैशन क्राइम के तौर पर पेश कर सकता है, जुनून में न चाहते हो गया कत्ल बता सकता है, लेकिन उसने साफ कहा है कि वो इसे डेलिब्रेट कोल्ड ब्लडेड मर्डर के तौर पर प्रोजेक्ट करेगा। ऐसा वो निखिल की मौका वारदात पर मौजूदगी को पिन पॉइंट किए बिना कर सकेगा, निखिल की गवाही के बिना पर नहीं, जिससे कि वो कोर्ट में मुकर सकता है या इस जिद पर बरकरार रह सकता है कि वारदात उसके वहां से चले जाने के बाद हुई थी। अपनी खुद की कोशिशों से वो ऐसा कर दिखाएगा। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा था कि उनके पास कोई गवाह है जिसने इन वारदात के वक्त निखिल को वहां से रुखसत होते देखा था, लेकिन वो गवाह निर्मल मेहरा ही है या कोई और शख्स है, ये मैं ना भांप सका। और मैंने कल रात मुंबई बड़े आनंद साहब से बात की थी और उनके हुक्म के मुताबिक उन्हें सूरत अहवाल की रिपोर्ट पेश की थी और इस बात की सख्त जरूरत जाहिर की थी कि हमारे पास अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल के लिए पुलिस जैसा कोई पुख्ता, मुस्तैद और व्यापक जरिया होना चाहिए। उन्होंने शुक्र है कि मेरी बात से इत्तेफाक जाहिर किया था और दिल्ली के चंद्रेश रोहतगी नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव का हवाला दिया था, जो कि उनका पूर्व परिचित है और जिसके पास फील्ड ऑपरेटरों की इतनी बड़ी टीम है। जो काम पुलिस वाले कर सकते हैं उसे वो सबसे पहले करके दिखा सकता है। हम उस शख्स के नाम से वाकिफ है, अलबत्ता हमारा कोई व्यवसायिक वास्ता उस शख्स के साथ कभी नहीं पड़ा। अब पड़ेगा। मैंने उसे यहीं बुलाया है। कराना क्या चाहते हो उससे? कई ऐसे काम मेरी निगाह में हैं जिनकी बाबत या तो पुलिस कुछ बताए जो कि वो बताती नहीं जान पड़ती, या हम बाजरिया स्पीडी जाने। मसलन मकतूला के फ्लैट से उसके जो जेवरात चोरी गए हैं, इतने दिन से उनको कहीं कोई अहमियत मिलती नहीं दिखाई दे रही। वारदात के उजागर होने के बाद एक बार जिक्र आया, बताया जाता है कि वहां चोरी भी हुई थी, लेकिन कत्ल को चोरी की भूमिका मानने को पुलिस तैयार नहीं। कैसे मानेंगे वो लोग? ये मानकर चलने से निखिल के खिलाफ उनका केस कमजोर नहीं हो जाएगा। सही फरमाया आपने। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि हमारा जासूस चोरी गए उन जेवरात को ट्रेस करने की कोशिश कर सकता है। फिर अगला कदम चोर को थामना होगा, जो कि जाहिर है कि निखिल के अलावा कोई होगा। ऐसे किसी शख्स का वजूद उजागर होना निखिल के डिफेंस में हमारे हाथ बहुत मजबूत करेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट माई बॉय, दिस इज अ ब्रिलियंट थिंकिंग। ऐसा कोई शख्स, राजीव आचार्य बोला, पकड़ाई में आ जाए तो पुलिस का केस तो अपने आप ही ढेर हो जाएगा। एग्जैक्टली मिस्टर, तुम्हारी शुरुआती बातों से मैं नाउम्मीद हो चला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़े आनंद साहब ने बिल्कुल सही आदमी दिल्ली भेजा है। आपको गलत लग रहा है जनाब, लेकिन इस वक्त इस बात का जिक्र बेमानी है। मे बी यू आर राइट। और वो पुलिस के गवाहों की पड़ताल कर सकता है, जिनमें दो तो निर्मल मेहरा और बसंत मीरानी प्रत्यक्ष हैं। कोई तीसरा, चौथा या पांचवा भी है तो वो उन्हें खोज निकाल सकता है। तो दोस्तों, ये था वहसी नॉवल का पार्ट 2। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।